नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था। क्या? कि मेंस सिलेबस जो 2020 जो कि अब बदल गया है। अभी 2012 से 2019 तक का जो सिलेबस था वो अलग था। अब जो 2020 का सिलेबस है वो बहुत कुछ बदला जा चुका है। तो नए सिलेबस का जो डिस्कशन करेंगे उसका ये पार्ट फर्स्ट है। हम पार्ट बाय पार्ट करते रहेंगे जिससे आपको सहूलियत हो, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप बोर ना हो और आपको पढ़ने में या सुनने में इंटरेस्ट भी आए। ठीक है? तो क्या है सिलेबस में आपका? तो आज हम जो पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे वो है पार्ट फर्स्ट का। फर्स्ट पेपर का पार्ट फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस में क्या है, कितना पढ़ना है, सिलेबस से कहाँ से पढ़ना है जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हों और कौन सी पुस्तक या नोट्स सही रहेंगे। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों पर, इन सब क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। फाइन। तो चलिए, मेंस सिलेबस 2020 डिस्कशन पार्ट फर्स्ट में इंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रथम हिस्ट्री का जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा। हर पेपर दो भागों में डिवाइड है। मैं शुरू के तीन भाग पेपर की बात कर रहा हूँ। शुरू के तीन पेपर की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, शुरू के तीन पेपर की बात कर रहा हूँ। कुल 6 पेपर होंगे जिसमें से मैं अभी सिर्फ आपसे 3 पेपर की बात कर रहा हूँ। मेंस मुख्य परीक्षा के 3 पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो पहला पेपर है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होगा। पहला पार्ट जो है वो हिस्ट्री का है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री का पार्ट, कि हिस्ट्री में कौन सा पार्ट, कौन से भाग का कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फाइन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर, आप भी सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और दूसरी बात एक मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण प्ले करेगा आप लोगों के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है मेंस का वो आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में आ जाएगी तुरंत कि ये सिलेबस में है, मुझे इस चीज़ को हाईलाइट करना है। तो चाहे वो ज्योग्राफी के लिए एक करंट अफेयर्स के रूप में काम करेगा या हिस्ट्री के लिए थोड़ा उसे इंटरेस्टेड बनाने के लिए। समझ में आया क्या बोला मैंने? हिस्ट्री का कोई टॉपिक आप कहीं पढ़ रहे हैं, किसी बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक मान लीजिए आप उठा के पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ मिल गया, आपको लगा कि ये तो सिलेबस में है हमारे, क्यों ना इसको वहाँ पर पुट किया है तो आंसर थोड़ा इंटरेस्टेड बन जाएगा। ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक मिल गया, आपको याद आया नहीं ये सिलेबस में है हमारे, तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन इंटरेस्टेड बन जाएगा और हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? कि अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंडली रहना होगा, तब जाके वो आंसर जो है ना बहुत ही बेस्ट होगा। और जिस दिन आप उस क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख गए ना, तो आपको किसी और के गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद गाइड करने लगेंगे कि हाँ अब ये आंसर बेस्ट हो चुका है। फाइन। इतना समझ में आया? चलिए, अब जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस है क्या। ठीक है? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो जो पहला पार्ट है, पहले पेपर का पहला पार्ट वो हिस्ट्री का है। फाइन। तो हर पहले इकाई की बात कर देता हूँ। ये देखिए, हर पार्ट में, मैं स्टार्टिंग के 3 पेपर की बात कर रहा हूँ, तो हर पार्ट में 5 इकाइयाँ हैं, दोनों पार्ट मिला के 10 इकाइयाँ। फाइन। समझ में आएगा? बोले जैसे हिस्ट्री का पार्ट हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी का, पहले पेपर में 2 पार्ट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के पार्ट में 5 यूनिट हैं। ठीक है? प्रत्येक यूनिट 150 अंक की। कितने की बोली मैंने? प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक यूनिट 150 नहीं, 150 प्रत्येक यूनिट नहीं, 150 ये पार्ट पूरा,
ये पूरा पार्ट जो है आपका 150 अंक का होगा और प्रत्येक यूनिट जो है आपकी वो होगी 30 अंक की। 1 2 3 4 5 इंटू 5 150। क्लियर हुआ? पूरा पार्ट इसे साफ कर देता हूँ। हाँ, क्या बोला मैंने? ये जो पूरा पार्ट है, एक पार्ट पूरा कितने का? 150 का। क्लियर? इस पूरे पार्ट में जो हर एक यूनिट है, हर एक जो यूनिट है वो होगी 30 अंक की। यूनिट कितनी? 5। 150। 150 अंक का एक पार्ट होगा और जो दूसरा पार्ट है वो 150 का। टोटल 300 अंक का पेपर। क्लियर हुआ? टोटल पेपर जो पहला पेपर है वो 300 अंक का। हर पार्ट यानी 2 पार्ट हैं तो दोनों पार्ट 150 नंबर के। क्लियर हुआ इतना? अब चलिए, ये हुआ हर यूनिट से 30 नंबर के कष्ट बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रत्येक यूनिट है, तो एक यूनिट जो फर्स्ट यूनिट कोई भी, ये कोई सी भी तो प्रत्येक यूनिट से, फिर से सुनिएगा, प्रत्येक यूनिट की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक यूनिट यानी कोई सी भी एक, तो कोई सी भी एक यूनिट से आपके टोटल कितने प्रश्न बनेंगे? 6। प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन, ये टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, प्रत्येक यूनिट से, इकाई से 6 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें, क्या बोला मैंने? प्रत्येक यूनिट से 6 प्रश्न बनेंगे, जिसमें 3 प्रश्न होंगे आपके 3 नंबर के। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 रुपए नहीं है, 3 अंक के हैं। ठीक है, उसके बाद 2 प्रश्न बनेंगे आपके 5 नंबर के। क्लियर? उसके बाद एक प्रश्न बनेगा आपका 11 नंबर का। ये हुआ। क्लियर हुआ? तो ये प्रत्येक यूनिट की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक यूनिट की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक यूनिट में कुल प्रश्न कितने बनेंगे? 6। 6 जो प्रश्न होंगे उसमें से 3 नंबर के 3 प्रश्न बनेंगे, 5 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे और 11 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ओके, तो ये हुआ, ये मुख्य बातें। क्लियर हुआ कि प्रत्येक पार्ट 150 अंक का, प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की, और 30 नंबर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने 3 नंबर के होंगे, कितने 2 नंबर, कितने 5 नंबर के होंगे और कितने 11 नंबर के। ठीक है, तो आप यहीं पर कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो 3 × 3 = 9। 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, 5 दूनी 10, और 11 नंबर का एक क्वेश्चन। 11 कितना हुआ? 10 9 19, एक 20, 10 30। एक यूनिट 30 अंक की हो गई और प्रत्येक यूनिट 30 30 अंक की, तो टोटल 150। कैलकुलेशन सही है ना? तो जो मैंने बोला वो ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। किस आधार पर बोल रहा हूँ, आधार मैं बता चुका हूँ, रिवाइंड करके देखिएगा मैंने क्या आधार बताया है। क्लियर? अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। तो जो पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास और हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। 10वीं मतलब 900 कुछ, 10वीं शताब्दी में जो 10th सेंचुरी है, मतलब 900 25 26 27 28, ये वाला पार्ट। तो यहाँ तक आपको भारतीय इतिहास का जो स्टार्टिंग या पहली यूनिट मिलेगी, तो भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, मतलब भारत में राजनीतिक, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री थी वो कैसे शुरू हुई, कैसे डेवलप हुई, और आज की पॉलिटिक्स और पहले की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले की पॉलिटिक्स आज की पॉलिटिक्स में कितनी समानता है, क्या असमानता है, ये सब कुछ आपको भारत के राजनीतिक में पढ़ना पड़ेगा,
पॉलिटिकल ऑफ इंडिया या पॉलिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका आर्थिक, मतलब पहले क्या आर्थिक स्थिति थी भारत की हिस्ट्री में, जो आप उठा लो आप वैदिक सभ्यता में या आपका सिंधु सभ्यता में, तो वहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ क्या थी, क्या यूज किया जाता था, कैसी चलती थी, क्या था उनका सिस्टम आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, ये था। फिर समाज, सोशल जो एक वैल्यू थी वो क्या थी, आप सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद इतने सारे वंश आए आपके वहाँ पर, तो ये जो सामाजिक क्रम चला आ रहा है सिंधु सभ्यता से लेकर अभी तक का, वो सामाजिक स्थिति की बात कर रहा है ये। फाइन। उसके बाद कल्चर, सिंधु सभ्यता में क्या कल्चर था, फिर सैंधव सभ्यता या वैदिक सभ्यता में क्या कल्चर था, उसके बाद जो वंश आए इतने सारे, अब सभी जानते हैं, मैं अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं। तो सांस्कृतिक इतिहास, ये वाला पूरा कि संस्कृति यानी कल्चर कैसा था उनका। फाइन। उसके बाद ये जो बता ही दिया है कि हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, यानी हड़प्पा यानी इंडस वैली से 925 26 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना। 10th सेंचुरी मतलब उसके एक साल पहले और प्लस, यानी 900 कुछ 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 कुछ। फाइन। तो ये मैंने बात की फर्स्ट यूनिट की। क्लियर हुआ? रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा होगा और आप बोर होंगे, जो मैं चाहता नहीं। ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट में क्या बात कर रहा है वो, 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यानी 1000 कुछ से सात 1000 कुछ से आपका होगा 1700 कुछ, 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा है ना, तो 1000 कुछ से 1700 कुछ तक का जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है या कल्चरल हिस्ट्री है, उन सब के बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर हुआ? राजनीतिक मतलब 10वीं की बात कर रहा है, तो जितने भी दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद आपका जो लोधी वंश आया, उसके बाद फिर मुगल वंश आया, तो यहाँ पर इन सब की बात कर रही है। ठीक है। 10वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 10वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत आ गई थी, तो वहाँ पर से 1700 कुछ, यानी 1700 किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पर भी अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है। तो तब से लेकर दिल्ली सल्तनत से लेकर अंग्रेज के आने तक का जो राजनीतिक हिस्ट्री थी, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी पूरी, इकोनॉमिकल हिस्ट्री थी, सोशल जो वैल्यूज़ थी या कल्चर, ये सब हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ मैं क्या बात कर रहा हूँ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद मुगल शासन और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, यानी क्या बात कर रहा है, इंडिविजुअली वो टॉपिक दे दिया कि मुगल डायनेस्टी जो थी उसका प्रशासन, यानी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा था, कैसे काम करता था, कौन थे, उनका क्या रोल था, ये सब। और मिश्रित संस्कृत का अभ्युदय, यानी जो मिश्रित संस्कृत, यानी एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकता हूँ, जैसे हमारे यहाँ गांधार शैली है। गांधार शैली क्या है, एक मिश्रित शैली है, जो हिंद यूनान, जो यूनानी है वो, और हमारे इंडिया की जो कल्चर थी, वो दोनों मिलकर गांधार बनी। गांधार अफगानिस्तान में आता है, तो इन दोनों को मिलाकर जो संस्कृतियाँ रहीं, वो कौन कौन सी हैं, उनका युद्ध कैसे हुआ, कैसे वो मिक्स हुई, और उनका आज में वर्तमान परिस्थिति में क्या उनका रोल बचा है या उनका क्या अस्तित्व है। ठीक है। तो ये हुआ आपका मुगल शासन का इंडिविजुअल। सेकंड यूनिट की बात कर रहा हूँ, सेकंड यूनिट में एक टॉपिक दे दिया उन्होंने। उसके बाद उसके बाद का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें देखना है। यानी जो ब्रिटिशर्स आए हमारे, जो आ चुके थे 1600 1700 में इंटर कर चुके थे वो, तो उसके बाद जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इंडियन इकोनॉमिक जो था, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, नेगेटिव पड़ा, या उसके बाद अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो उसका क्या रोल है, अभी क्या उसमें अभी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें वो सब कुछ पढ़ना है। फाइन। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में क्या बात कर रहा है वो, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन करते थे, उनके प्रति हम तो भारतीय हैं, तो हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो हमने क्या किया, उनके उपनिवेश का, हमने जब
विरोध किया, तो हमने विरोध में क्या क्या किया, तो कृषक और आदिवासी आंदोलन या विद्रोह हुए, जैसे कि खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और पॉलीगर विद्रोह। तो इतने जो भी ये विद्रोह हुए, इन सब की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भारतीय पुनर्जागरण की बात करता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुए, जैसे आपका स्वामीनाथन अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और मुस्लिम समझौते, जितने भी ये आंदोलन हुए, तो इनका क्या प्रभाव था, इनके होने के कारण क्या थे, क्या वजह रही, इनके कई उद्देश्य रहे, तो ये फिर इनके नेतृत्व करता, तो ये सब हमें इसमें डिस्कस करना है आपका। फाइन, तो ये मांग रहा है जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रमुख घटनाएं, यानी गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, एक रिपब्लिक भारत के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे, कौन कौन सी जो उसमें परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या हमारे यहाँ नियम बने, जिससे एक गणतंत्र भारत का निर्माण हुआ। फिर राज्यों का पुनर्गठन, कौन सा आयोग बना, कौन से सदस्य थे, राज्य पुनर्गठन का क्या एक औचित्य था उस समय बनाने का, तो इन सब चीज़ों पर हमें डिस्कस करना होगा। फिर मध्य प्रदेश का गठन, तो अमूमन जानते हैं 1956 में कौन सी दशाएं बनी, कौन सी स्थितियां परिस्थितियां बनी जिस पर मध्य प्रदेश का गठन किया जाना उचित लगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाएं, यानी स्वतंत्र जब भारत हो गया हमारा, तो 1947 के बाद तो कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन पर हमें डिस्कशन करना है। एज एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ जो बहुत कुछ देसी रियासत स्वतंत्रता के बाद भी भारत के साथ नहीं थी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका जूनागढ़ रियासत जो आपका गुजरात में है, और हैदराबाद जो सबसे बड़ी देसी रियासतों में से एक थी। तो इन रियासतों को करने के लिए कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इन सब पर हमें चर्चा करना है। ये इकाई थर्ड की बात कर रहा है वो। क्लियर। अब हम इकाई 4 की बात करते हैं, तो इकाई 4 में हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से शुरू हुए, कौन से नेतृत्वकर्ता थे, क्या कारण रहे उनका, किस क्षेत्र में कौन सा क्या प्रभाव रहा, इस पर ये बात करने की बात कर रहा है। क्लियर, ये यूनिट 4 की बात कर रहा है। फिर सेकंड में क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश की विशेष संदर्भ में, यानी जो जो एक कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ये लिखा ना विशेष संदर्भ मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की लिए इंडिविजुअली बात कर रहा है, वो टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति विरासत जो हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, यानी जो प्राचीन काल से हमारे मध्य प्रदेश जो मध्य भारत में जो भी संस्कृत कलाएं, प्रारूप, साहित्य जो भी हैं चल रहे हैं, उन पर डिस्कशन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, पर बहुत से टॉपिक वही हैं जो 2019 या 2019 से पहले तक के सिलेबस में थे, और बहुत ही अमूमन और सबसे सरल क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत के या मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल या प्राकृतिक स्थल या जो यूनेस्को की साइट्स में है वो स्थल कौन से हैं, उन पर विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बनता था और बहुत ईजी था, लोग पाते भी थे 10 10 11 नंबर इस प्रश्न पर। बहुत ईजी होने के कारण लोग अच्छे से प्रेजेंट कर पाते थे। तो वही है, इस पर भी यही कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार 11 नंबर में बन सकता है, एक क्वेश्चन आएगा जो 11 नंबर में बन सकता है। तो ये इस विशेष संदर्भ में आपको कला, प्रारूप, साहित्य, इन पर चर्चा करने की बात कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल पर्यटन, जो अभी मैंने आपको बताया कि 2019 या 19 के पहले तक का जो सिलेबस था उसमें भी यही प्रश्न बनता था 15 नंबर में, और लोग इजी में अच्छे से प्रेजेंट करके आते थे और अच्छे नंबर निकालते थे यहाँ पे। तो यही है कि यहाँ पर से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, प्राकृतिक या ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल। तो इन सब में आप अलग अलग बांट कर आप क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है हमें, तो इस पर हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। अभी मेरे पास कुछ टेक्निकल या कुछ डिवाइसेस नहीं है, जिसके कारण मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पर जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको राइटिंग पैटर्न
पर भी वीडियो बनाऊंगा और जितना प्रयास हो सकता है, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ मैं आपको, जिससे आप अच्छे अंक ला सके और अपनी सफलता एक अच्छी गजटेड ऑफिसर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सके। मेरा योगदान जितना रहे ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे आखिरी यूनिट देख लेते हैं। तो आखिरी यूनिट में क्या है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। ये देखिए, अभी मैंने रियासतों की बात कर रहा था कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं में वो थी जिनमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, तो उन पर डिस्कशन। तो यहाँ पर इंडिविजुअली जो यूनिट 5 है उसमें ऑलरेडी उन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में दे दिया। तो गोंडवाना हो गया आपका, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्रांत तक, यानी मध्य प्रदेश की जो रियासत तो गोंडवाना रियासत थी, शुरू से लेकर जब से वो अस्तित्व में आई कब तक चली। फिर बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत, होलकर जो शासक हैं इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में, भोपाल रियासत भोपाल में, गोंडवाना आपको मिल जाएगी ये साउथ और ईस्ट में, बुंदेली मिल जाएगी आपको पूरे ये ग्वालियर के कोने से लेकर पूरा पन्ना तक आपको मिल जाएगी। होलकर इंदौर फेमस है ये। बघेलखंड पूरा क्षेत्र में, यानी रीवा, सतना, सिरसौली बघेलखंड के लिए कहलाता है। तो जो अमूमन बघेली जो रियासत थी वो रीवा राजघराने से जुड़ी हुई मानी जाती है। रीवा या बांधवगढ़ पूरा एरिया जो था वो पूरा इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका भोपाल रियासत, यानी परमार वंश और जितने भी वंश वहाँ शासन किए अमूमन वहाँ पर परमार वंश का ही माना जाता है भोपाल रियासत। तो अगर भोपाल रियासत की बात करें तो भोपाल में राजा भोज भी आते हैं। भोपाल रियासत में जितनी भी ये आपकी बेगम थी उनका यहाँ से संबंध रहा। तो इन सब में हमें चर्चा करना है या स्टडी करनी है। ठीक है, और उसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, तो ये जो अपना भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसके संदर्भ में वर्तमान का, उस पर भी हमें थोड़ा चर्चा करनी है हिस्टोरिकली, 1956 से लेकर अभी तक का या उसके पहले का थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री वाला। जो मैंने डिस्कस किया उसको बार बार आप रिवाइंड करके सिलेबस को रटा होना चाहिए। किस पर्पस से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं भी कुछ भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको अगर कोई डाटा मिले तो आपको ये दिमाग में आ जाए कि मैंने ये सिलेबस में देखा है, ये सिलेबस पुट हो जाएगा। और आप पुट करेंगे तो डेफिनेटली, अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड है या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अगर आप उसको आंसर में पुट करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर की जो फ्रेमिंग होगी ना थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो चेक करने वालों को थोड़ा सा अलग दिखेगा और लगेगा कि हाँ इसने कुछ अच्छा लिखा है और थोड़ा सा और उससे अलग लिखा है। जब आप दूसरों से अलग लिखते हैं तो आप बेनिफिट में आते हैं और आप गेन करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। जहाँ आपको 3 नंबर में 2.5 नंबर मिल सकते हैं या कि पूरा 3 नंबर मिल सकते हैं। जो 5 नंबर के प्रश्न होंगे उसमें आप 3.5 4 नंबर तक, 4 नंबर बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाते हैं। 4 नंबर पाना मतलब आप सोच सकते हैं आपने कितना बेस्ट लिखा है। और 11 नंबर में आप 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर तक ला सकते हैं। तो प्रेजेंट तो क्वेश्चन का आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने वे अच्छे से अच्छे हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। बस आप चैनल के साथ मेरे साथ बने रहिए, तो मैं वो वीडियो भी जल्द से जल्द लाऊंगा आपके सामने। तो ये था पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का। और हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे ज्योग्राफी की, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और मैंने क्या बोला उस पर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है आवश्यकता है तो आप बेहिचक मुझसे बोले, मैं उस चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।